हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने प्रकार की फार्मिंग हम करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग हो गई, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गई, ये सारे कुछ जितनी भी टर्म्स एग्रीकल्चर के टाइप्स में आती हैं वो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी थी। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारा आज का लेक्चर है वो है मेजर क्रॉप्स के ऊपर। जो हमारी इंडिया में लगा लो, जहाँ वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो मेजर क्रॉप्स हैं। छोटी छोटी क्रॉप्स और भी हैं, लेकिन जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके लिए क्या क्लाइमेट चाहिए होता है, क्या साइल चाहिए होती है, वो हम सारा कुछ आज ही डिटेल में पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो अपकमिंग एग्ज़ाम है JKSSB का, SI का और FAA का, और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, लेकिन उन स्पेशल 2 एग्ज़ाम में मैंने सिलेबस में रेफ़र किया हुआ कि वहाँ पे भी एग्रीकल्चर वाला जो लेसन है वो मेंशन है। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुने, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में इस लेक्चर से आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population। ये लाइन आप समझ आ गई कि एक लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं ज़रूरतें पूरी करने के लिए ग्रोइंग पॉपुलेशन की। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज। दोस्तों, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री का मीनिंग हो गया ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हों। एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने वाली इंडस्ट्री को हम एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज बोलेंगे। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन को इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि इनमें से कौन सी फाइबर क्रॉप्स हैं। तो जूट और कॉटन जो है उनको फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। दोस्तों, बिवरेज क्रॉप कौन सी होती हैं? ऐसी क्रॉप्स जिनका शरबत बनता हो, ऐसी क्रॉप्स जिनसे हम शरबत बनाते हो, जैसे कॉफ़ी से हम चाय बनाते हैं। कॉफ़ी और टी की जो क्रॉप्स है, जैसे शुगर केन की जो क्रॉप है, उसको भी हम बिवरेज क्रॉप बोल सकते हैं। तो जो जिन क्रॉप्स से शरबत बनता हो, ऐसी क्रॉप्स को हम बिवरेज क्रॉप्स बोलते हैं। दोस्तों, ये अब हम चल देते हैं 1 बाय 1 मेजर क्रॉप्स जो हमारी हैं उनको हम डिस्कस करते जाते हैं। तो फर्स्ट वन है राइस। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की मेजर क्रॉप है राइस, यानी राइस जो है वो पूरी दुनिया में लोग इसको उगाते हैं। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। अभी आपको मैंने समझा दिया है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं। दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर बता दूं, ये आपका 0 डिग्री जा रहा है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रीजन होता है, इस रीजन को तो ट्रॉपिकल बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। और जो यहाँ वाला जो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल और यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल, अब ये वाला जो एरिया है इसको हम सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, इसको भी सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो इन रीजन की जो स्टेपल फूड है वो क्या है? राइस है। नेक्स्ट दोस्तों, अब जो पीछे रीजन कौन से बच गए हैं? पीछे रीजन बच गए हैं फ्रिजिड, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ इतनी ठंड होगी तो वहाँ पे राइस लोग कम खाते हैं। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। राइस को टेम्परेचर भी हाई चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी आपको पता है, मॉइस्चर कंटेंट, एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, और रेनफॉल भी हाई होना चाहिए। तो वहाँ पे ही राइस जो है वो ग्रो करते हैं। तो इट ग्रोज वेस्ट इन अल्यूवल क्लेली साइल। अब इसके लिए कौन सी साइल चाहिए होती है? राइस के लिए अल्यूवल क्लेली साइल जो है वो इसके लिए चाहिए होती है, जो वाटर को अपने अंदर ज़्यादा टाइम तक रिटेन करके रखती है। ये हो गई कंडीशन कैसे कैसे ग्रो करता है। अब कौन कौन सी कंट्री में ज़्यादा है तो वो भी पढ़ लेते हैं। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, यानी सबसे ज़्यादा राइस जो है वो चाइना में होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो सबसे आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राइस में कौन लीड करता है, तो चाइना जो है वो राइस में लीड करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। चाइना जो है वो राइस में लीड करती है, और दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए ईयर। बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से 2 से 3 क्रॉप्स जो है वो 1 ईयर में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 2 हमारा आ गया है वीट। दोस्तों,
एक पैराग्राफ से पाँच से छः क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के लिए निकल रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब ये ग्रो कर रही होती है वीट, तो इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है और मॉडरेट ही रेनफॉल चाहिए होता है। और फिर जब ये हार्वेस्ट का टाइम आता है तो फिर इसको थोड़ा टेम्परेचर ब्राइट चाहिए होता है, यानी तब सनी डेज चाहिए होते हैं। इट थ्राइव्स वेस्ट इन वेस्ट ड्रेन्ड लूमी सॉइल। दोस्तों थ्राइव्स का मीनिंग होता है सफलतापूर्वक बढ़ना, तो ये जो आसानी से बढ़ती है वो एक वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल होनी चाहिए, वहाँ पे ये अच्छे तरीके से ग्रो करती है। तो वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। तो इंडिया में जो है इसको विंटर में उगाया जाता है, लेकिन बाकी कंट्री जो साउथर्न हेमिस्फेयर में होंगी तो वहाँ पे दूसरा मौसम चल रहा होगा, तो इस तरीके से रहता है अल्टरनेट में। तो इंडिया में इसको जो है विंटर में ग्रो किया जाता है। और दोस्तों एक्सटेंसिव वाले का मीनिंग है कि लार्ज फील्ड। यूएसए, कनाडा, दोस्तों मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे बहुत लगभग 10 हेक्टेयर्स की लंबी जो है वो 100 हेक्टेयर्स की जो लंबी फील्ड्स होती हैं यूएसए में, तो वहाँ पे लंबी फील्ड्स में ये वीट जो है वो ग्रो की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों अब आ गया मिलेट्स। तो मिलेट में आपको ये बता दूं कि मिलेट्स होते क्या हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी साइल। दोस्तों ये जो मिलेट्स हो गए जो ऐसी इसको हम एज ए फाडर भी यूज़ कर लेते हैं एनिमल्स के लिए, एज ए ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। जो कोर्स ग्रेन वाली क्रॉप्स होती हैं उनको हम मिलेट्स बोलते हैं। तो ये लेस फर्टाइल साइल हो या सैंडी साइल हो वहाँ पे भी ग्रो कर जाती हैं। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। इसमें इतना ज़्यादा रेनफॉल होने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इसको इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। अब दोस्तों मिलेट्स में आप ये देख लो कि कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। हमारा ज्वार, बाजरा, रागी। दोस्तों रागी भी एक चने की तरह ही होती है। तो रागी आर ग्रोन इन इंडिया। तो मिलेट्स जो है वो इंडिया में कौन कौन सी मिलेट उगाई जाती हैं, वो है ज्वार, बाजरा, रागी जो है वो इंडिया में उगाई जाती है। तो ये जो ज्वार और बाजरा आप सभी को पता है, और ये जो रागी है ये भी एक चने की तरह ही होती है। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर, यहाँ पे भी मिलेट्स जो है वो ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेज़ आप सभी को पता है मक्की को बोलते हैं हम। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मेज़ को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए होता है एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन यानी धूप भी चाहिए होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल साइल। इसको एक वेल ड्रेन्ड फर्टाइल साइल की ज़रूरत होती है। दोस्तों जब हम वेल ड्रेन्ड की बात करते हैं तो वेल ड्रेन्ड का मीनिंग होता है कि जहाँ पे पानी जो है वो अच्छी मात्रा पानी जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, यानी सूखी साइल नहीं होनी चाहिए, थोड़े पानी वाली साइल होनी चाहिए। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। मेज़ कहाँ ग्रो की जाती है? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। इन सारी कंट्रीज़ में जो है वो मेज़ उगाई जाती है। अभी दोस्तों ये राइस कल्टीवेशन है, आपको मेज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा राइस कल्टीवेशन कैसे होती है। ये दोस्तों रिवर के किनारे लार्ज फार्म्स हैं और यहाँ पे वीट की हार्वेस्टिंग जो है वो मशीन के द्वारा हो रही है। तो जब ये वाली जब मशीन्स के द्वारा लार्ज फील्ड में कल्टीवेशन होती है तो ऐसे को हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते थे। तो ये वीट की हार्वेस्टिंग हो रही है। ये दोस्तों बाजरे की कल्टीवेशन है, बाजरा आप सभी को पता है। तो नेक्स्ट दोस्तों मेज़ इज़ आल्सो नोन एज कॉर्न। मेज़ को हम कॉर्न भी बोलते हैं, सभी को पता है। वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ ऑफ मेज़ आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। कह रहा है कि पूरी दुनिया में अलग वैरायटी की मेज़ की अलग वैरायटी जो है वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कॉटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लाइट। कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल जो है वो लाइट चाहिए यानी कम चाहिए होता है। 210 फ्रॉस्ट डेज। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इसको कितने दिन चाहिए होते हैं, तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज यानी 210 डेज इसको बिना जो है, फ्रॉस्ट का मीनिंग होता है दोस्तों बिना, जो हमें देसी भाषा में कोहरा बोलते हैं, जो सर्दियों के टाइम में
पड़ता है तो वो उसके बिना साफ मतलब बिल्कुल क्लियर स्काई वाले इसको 210 डेज जो है वो चाहिए होते हैं। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और अच्छी धूप भी चाहिए होती है इसकी ग्रोथ के लिए। इट ग्रोज वेस्ट ऑन ब्लैक एंड अल्यूवल साइल, और ये अच्छी तरीके से ग्रो कहाँ करता है, ब्लैक साइल पे या अल्यूवल साइल पे। दोस्तों अल्यूवल साइल में आपको बता दूं कि जो रिवर्स के द्वारा प्लेन बनते हैं, रिवर्स के फ्लड प्लेन जो होते हैं वहाँ पे अल्यूवल साइल जो है वो पाई जाती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कॉटन के। ये सारे आगे यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है। अब नेक्स्ट है दोस्तों जूट। जूट वाज आल्सो नोन एज अ गोल्डन फाइबर। बड़े एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी इसकी संभावना है कि जूट को हम, दूसरा जूट का क्या नाम है, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। और दोस्तों ये कॉटन और जूट जो है वो ये फाइबर क्रॉप्स हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। और जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन अल्यूवल साइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ये ग्रो करता है अल्यूवल साइल पे और इसको चाहिए होती है हाई टेम्परेचर। हैवी रेनफॉल चाहिए होता है इसको एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज़। दोस्तों ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्यों ग्रो की जाती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल एरिया में मैक्सिमम हीट पड़ती है और मैक्सिमम ही रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल और मैक्सिमम हीट पड़ने के कारण इसीलिए इसको कंडीशन भी क्या चाहिए, आप इधर पढ़ रहे हो कि इसको कंडीशन चाहिए हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल। तो हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही अवेलेबल है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है। तो इसीलिए दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाती है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और निकल के आ रहा है कि इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के, यानी सबसे ज़्यादा जो जूट है वो इंडिया और बांग्लादेश में उगाई जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम कॉफ़ी के बिवरेज क्रॉप्स के ऊपर आगे हैं जो कॉफ़ी और टी हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। काफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी साइल। इसको वेल ड्रेन्ड और वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है और लूमी साइल चाहिए होती है। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। तो कॉफ़ी के लिए पहाड़ी वाले एरिया में जो है वो सूटेबल माने जाते हैं इसके लिए। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कोलंबिया और तीसरे नंबर पे इंडिया जो है वो कॉफ़ी का प्रोड्यूसर आता है। नेक्स्ट है दोस्तों टी। टी इज़, और ये अगर आपको पूछा जाए कहाँ पे सूटेबल उगाई जाती है तो कॉफ़ी जो है वो माउंटेन एरिया में सूटेबली उगाई जाती है और इसको लूमी साइल चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड लूमी साइल चाहिए होती है। ये दोस्तों कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, इसको साइल कैसी चाहिए और ये ज़्यादातर होती कौन से एरिया में है। बस ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टी। टी इज़ ए बिवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। आपको पता है टी जो है वो बिवरेज क्रॉप है, मैं पहले बता चुका हूँ। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द एयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इसको हाई रेनफॉल चाहिए होता है और टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर और हाई रेनफॉल इसको चाहिए होता है ताकि इसके जो लीव्स हैं वो टेंडर कर सकें। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी साइल। इसको भी लूमी साइल चाहिए होती है एंड जेंटल स्लोप्स, और यानी थोड़ी स्लोप वाला एरिया इसको चाहिए होता है। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। तो इन प्लांट्स के लीव्स को पिक करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि लेबर जो है वो इनके ट्री से लीव्स जो है वो पिक करेंगे और उसी की जो है वो टी बनती है। तो केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। तो केन्या, इंडिया, श्रीलंका जो है और केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी जो है वो वर्ल्ड में प्रोड्यूस करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछा जा सकता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, आप जरा ध्यान से सुने कि हु डिस्कवर्ड द कॉफ़ी प्लांट। ये क्वेश्चन पेपर में शायद ना ही पूछा जाए,
मैं नहीं कह सकता कि पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, बट ये क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज़रूर सुने कि कॉफ़ी डिस्कवर कैसे हुई थी, किसने ये कॉफ़ी डिस्कवर की थी। तो मैं आपको बता दूं, देयर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। इन अबाउट AD 850 कालदी एंड अरब गोट हर्डर। कालदी एक अरब का एक भेड़ बकरियां चराने वाला हर्डर था, हु वाज पजल्ड बाय द क्यूर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक। यानी जब वो जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चराने गया तो उसको वहाँ से कुछ ऐसी झाड़ियाँ मिली जिनकी बहुत अच्छी जो है वो खुशबू आ रही थी। टेस्टेड द वेरीज ऑफ द एवरग्रीन बुश ऑन विच गोड्स वर फीडिंग। तो वो जंगल में जहाँ पे उसकी जो भेड़ बकरियाँ थी, जो एवरी टाइम वहाँ पे उनको खाया करती थी, तो वहाँ से अच्छी अच्छी जब खुशबू उसको आती थी उन झाड़ियों से, तो उसने एक दिन क्या किया कि उन झाड़ियों को, उनकी जो पत्तियाँ थी उसको उसने टेस्ट किया। तो जब उसने टेस्ट किया तो उसको बहुत अच्छा टेस्ट लगा। एक खुशबू तो बहुत अच्छी आ ही रही थी पर उसको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। ऑन एक्सपीरियंसिंग ए सेंस ऑफ एक्सीलरेशन ही प्रोक्लेम्ड हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड। तो जब उसको ये महसूस हुआ कि इसकी खुशबू तो एक अच्छी है ही है, लेकिन ये ऐसे खाने में भी बहुत टेस्ट है, तो फिर उसने ये जो एक्सपीरियंस है अपना उसको फैलाया और पूरे वर्ल्ड में जो है वो टी की उसने जो है वो डिस्कवरी कर दी थी। तो इस तरीके से दोस्तों जो टी की डिस्कवरी है वो एक भेड़ बकरियां चराने वाले हर्डर के द्वारा हुई थी अरब में, जिसका नाम कालदी था। तो ये मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बता दी। दोस्तों ये मेज़ कल्टीवेशन है, आप सभी को पता है। कॉटन इस तरह से प्लांट में लगा होता है, तो इसको हम पिक करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट दोस्तों, ये कॉफ़ी प्लांटेशन है। काफ़ी और टी के प्लांटेशन ऐसे ही होते हैं। ये कॉफ़ी प्लांटेशन है, प्लांट से पत्ते पिक किए जा रहे हैं। और टी दोस्तों ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे 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 लगाए हुए हैं। पूरी बड़े बड़े गार्डन होते हैं वहाँ पे लगाई होती है और फिर इसको लेबर बहुत चाहिए होती है। तो ये हो गया। अब दोस्तों हम लास्ट में कंक्लूजन में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कि हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो उनको हम थोड़ी सी एक नज़र डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में एक एग्जांपल आपको इंडिया की लेके और एक एग्जांपल आपको यूएसए की लेके बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी में इंडिया में और यूएसए में कितना डिफरेंस है। Agriculture development refers to effort made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population। यानी अगर आपको मैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मीनिंग बताऊं तो इसका सिंपल मीनिंग है कि हमारी क्या एफर्ट है, हमारी क्या आगे की मेहनत है, जो हमारी एफर्ट्स जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराने के लिए, कि जो हाई ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे क्या एफर्ट्स हैं, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, उसी को हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोलते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। ये जो डिमांड है ग्रोइंग पॉपुलेशन की पूरी करने के लिए कई तरह से हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। सच एज हम क्रॉप्ड एरिया बढ़ा सकते हैं, द नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन, हम एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई जाइल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और हाई जाइल्ड वैरायटी सीड्स जो हैं वो भी यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। तो दोस्तों कह रहे हैं कि डिफरेंट मैकेनिज़्म जो है, मैकेनाइजेशन जो है वो यूज़ की जाती हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो अल्टीमेटली जो हमारा मकसद है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो है कि फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना। अब दोस्तों फूड सिक्योरिटी भी आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में ये एक मशहूर टर्म मानी जाती है फूड सिक्योरिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको आ सकता है क्या होती है। तो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। दोस्तों कहते हैं फूड सिक्योरिटी तब एग्जिस्ट करती है
जब हमारी इंडिया के मान लो या पूरे जो कम्युनिटी के मान लो कि जब हम ये कहें कि हमारे देश में किसी भी इंसान को कोई खाने की कमी नहीं है, उसको साफ़ सुथरा खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फील्ड मिल रहा है, डाइटरी फूड मिल रहा है, उसको कोई भी जो है उसकी कोई भी ज़रूरत जो है वो हम पूरी करने में कामयाब हो रहे हैं, तो तब हम कहेंगे कि फूड सिक्योरिटी जो है वो एग्जिस्ट हो रही है। With the help of 2 case studies of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and the developed countries. तो 2 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, जल्दी जल्दी मैं नोट नहीं की हैं, मैं आपको ओरली समझा दूंगा कि 2 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, एक इंडिया की और एक यूएसए की, कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में डिफरेंस है एक डेवलप्ड कंट्री में और एक डेवलपिंग कंट्री में। दोस्तों इंडिया को एक हम डेवलपिंग कंट्री बोल सकते हैं और यूएसए को हम एक डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। देयर इज़ ए स्मॉल विलेज अदलीवाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares। दोस्तों यहाँ के लोगों के छोटे छोटे, हमारे इंडिया के लोग जो हैं यहाँ पे इतने लंबे लंबे खेत नहीं होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, बल्कि यूएसए में बहुत लंबे लंबे खेत जो हैं वो होते हैं। पहला डिफरेंस, he purchases high yield variety of seeds from the market every alternate year। The land is fertile। He grows at least 2 crops in a year which normally wheat or rice pulses। The farm take advice of the friends elder government agriculture officer regarding farmer practice। तो कहता है कि वो हर साल हाई जाइल्ड वैरायटी सीड्स जो है वो खरीदता है गवर्नमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अपनी जो है वो सलाह लेता है इंडिया का किसान कि कैसे कैसे जो है वो काम करना है। नेक्स्ट दोस्तों, ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट ऑफ प्लोइंग हिज फील्ड। तो एक किराए पे वो इंडिया का किसान जो है वो किराए पे एक ट्रैक्टर लेता है अपनी फील्ड को प्लोइंग करने के लिए। देयर इज़ ए ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन द। और जो इंडिया के किसान की हालत है, उसको ट्यूबवेल जो है वो एक बड़े किसान के पास ट्यूबवेल होता है, छोटे किसान के पास ट्यूबवेल नहीं होता है, तो उसको वो भी रेंट पे लेना पड़ता है, यानी पानी जो है वो ख़रीदना पड़ता है। फिर क्या नेक्स्ट है, मुन्ना लाल हैज़ 2 buffaloes few ants। ही सेल्स मिल्क कोऑपरेटिव। उसके पास कुछ भैंसें हैं, कुछ मुर्गियां हैं, और जो है वो अपने मिल्क जो है वो नियर बाय विलेजेस में बेचता है। ही मेंबर द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच एडवाइसेस टाइप ऑफ फाडर एनिमल्स। और एनिमल्स के लिए फाडर जो है वो अपनी फील्ड से जुटाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प विच वेरियस एक्टिविटीज़, समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट। और कभी कभी जो है उसको अपनी फील्ड में इतना नुकसान हो जाता है कि उसको नेक्स्ट अपनी क्रॉपिंग करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है। ही सेल्स, और फिर वो एंड में जो उसका थोड़ा वो जो सरप्लस फूड उसकी बचती है वो मंडी में जाता है, लेकिन मंडी में भी उसको अच्छा रेट जो है वो इंडिया के किसान को नहीं मिलता है। तो ये मैंने हालत आपको इंडिया के किसान की बताई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यूएसए में क्या होता है। द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन यूएसए इज़ मच लार्जर दैन द इंडियन फार्म। तो जितना इंडिया के लोगों के फील्ड्स हैं यूएसए में, उससे कंपैरिजन में बहुत लंबी लंबी फील्ड्स जो है वो वहाँ पे लोगों की होती हैं। कम से कम द फार्म साइज इन द यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर। दोस्तों 250 हेक्टेयर जो है वो बहुत बड़ी फील्ड होती है। तो इतनी बड़ी बड़ी फील्ड जो है वो यूएसए के फार्मर के पास है। द फार्मर जनरली रिजाइड्स इन द फार्म। तो हमारे लोग तो फील्ड से दूर रहते हैं क्योंकि फील्ड तो है ही छोटी छोटी, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं तो वो खुद भी फील्डों के बीच ही उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर व्हीट। जोए हारन, ए फार्मर इन द मिडवेस्ट यूएसए इन द लोअर स्टेट, आउंस 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो अमेरिका में यूएसए में कुछ ऐसे ऐसे किसान भी हैं जिनको पास 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। दोस्तों बहुत बड़ी लैंड होती है ये। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द साइल। और जो जब वो अमेरिका के जो किसान हैं, जब वो अपनी कोई भी क्रॉप जो है वो प्लो करते हैं, जब क्रॉप लगाते हैं, तो वो पहले अपनी वहाँ की साइल जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ में भेजते हैं चेक करवाने के लिए। फिर लेबॉर्ट्रीज़ के जो साइंस के लोग होते हैं, साइंस डिपार्टमेंट होता है, वो उनकी साइल की चेक करने के लिए जाता है, उनको सुझाव देता है कि आप किस तरीके से अपनी साइल में कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, कौन से नहीं करिए। तो इतनी सारी साइंस की टेक्नोलॉजी भी जो है वो यूएसए में फार्मर की जो है हेल्प करती है।
एडुकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट एंड कैन डैमेज द क्रॉप। दोस्तों अगर पेस्टिसाइड की बात करें तो इंडिया में जो लोग हैं अगर उनकी कितनी सारी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है, तो अगर उनको पेस्टिसाइड करनी भी हो तो वो जहाँ तो हाथों से करेंगे, जहाँ छोटी मोटी किसी पाइप के द्वारा या किसी छोटी मोटी मशीन के द्वारा कर लेंगे। लेकिन यूएसए में जो पेस्टिसाइड बड़ी बड़ी फील्ड में पेस्टिसाइड करने वाली मशीन्स हैं वो दोस्तों एक एरोप्लेन की तरह होती हैं। जैसे एक एरोप्लेन होता है इस तरह की पेस्टिसाइड की मशीन होती हैं। वो पूरी फील्ड में एक फुहार की तरह ऐसे लगता है, पूरा धुआं की तरह लगता है और पूरी बड़ी बड़ी फील्ड में जो है वो पेस्टिसाइड्स करती हैं। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्टिसाइड, ये मैंने बता दिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स साइल सैंपल्स, और टाइम टू टाइम जो है अमेरिका के यूएसए के जो लोग हैं वो अपने जो साइल के सैंपल्स हैं वो चेकिंग करने के लिए लेबॉरेटरी में भेजते रहते हैं। चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट आर नॉट, ये चेक करवाते हैं कि हमारी साइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो सफिशिएंट हैं कि नहीं। द रिजल्ट्स हेल्प जॉय हॉरन टू प्ले प्लान एंड साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम हिज कंप्यूटर, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट है कि उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम यानी सैटेलाइट सिस्टम, कैमरे सिस्टम जो है अपनी फील्ड में लगाए हुए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, यानी आज का हमारा इंडिया का किसान जो रखवाली करने के लिए खुद जाके फील्डों में रखवाली करता है, लेकिन उन्होंने सैटेलाइट सिस्टम, कैमरा सिस्टम, ये सारी हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो अपनी फील्डों में लगाए हुए हैं। This helps him to use some chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. He uses tractors, sand, seed drills, levelers, combined harvesters and threshers to perform various agriculture performers. दोस्तों जो इंडिया में हमारे किसान भाई खुद जो सारा काम फील्डों में करते हैं, लेकिन यूएसए का किसान जो है उसके पास ट्रैक्टर अपने हैं, हार्वेस्टर्स अपने हैं, थ्रेशर्स अपने हैं, यानी जितने भी टेक्निकल उनको मशीन्स चाहिए हार्वेस्टिंग करने के लिए या सोइंग करने के लिए, प्लोइंग करने के लिए, वीडिंग करने के लिए, सारी उनके पास हाई टेक्नोलॉजी जो है वो है। तो वो सारी हाई टेक्नोलॉजी जो ये मशीन्स हैं वो उनकी अपनी होती हैं और वहाँ पे किसान लोग जो हैं वो खुद काम करते हैं, मशीनों से ज़्यादा काम करवाया जाता है। ए ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ए ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोर आर डिस्पैच्ड टू मार्केट एजेंसी। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीसेंट फार्मर। दोस्तों एंड में मैं ये कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ कि इंडिया का किसान जो है वो एक किसान की तरह, एक मजदूर की तरह अपनी फील्ड में काम करता है, लेकिन यूएसए का किसान जो है वो एक फार्मर की तरह, जैसे इंडिया का किसान जो है वो एक मजदूर की तरह काम कर रहा है, लेकिन यूएसए का किसान जो है वो एक फार्मर की तरह अपनी फील्ड में काम नहीं करता है, एक बिजनेसमैन की तरह, एक बड़े बिजनेसमैन की तरह अपनी फील्ड में काम करता है। तो ये डिफरेंस है डेवलपिंग कंट्री का और डेवलप्ड कंट्री का। ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में जो है वो इंडिया के किसान में और यूएसए के किसान में कितना ज़मीन आसमान का जो हम कह सकते हैं कि फ़र्क है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी कंट्री भी डेवलपमेंट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट के भी बड़े सारे इनिशिएटिव्स हैं जो किसानों की मदद में है, ताकि हमारे इंडिया की भी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मदद करें और हमारा एग्रीकल्चर भी आने वाले टाइम में एक हाई डेवलप एग्रीकल्चर हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। जल्दी ही हम हाजिर होंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ जिसमें दोस्तों मैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। इंडस्ट्रीज़ भी ये भी एक इकोनॉमिक्स में आता है, जहाँ आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी बोल लीजिए या ये इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है। तो दोस्तों ये आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में भी मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा नेक्स्ट होने वाला है इंडस्ट्रीज़, जो आज ही जिसके लेक्चर जिसका आएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।